नमस्कार साथियों। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज का 8th क्लास का अध्याय 9 जंतुओं में जनन शुरू करते हैं। तो आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या है, पाचन, परिसंचरण और श्वसन जैसे प्रक्रम करने पड़ते हैं। तो जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं चूजे और इली या कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब ये दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं। यह है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम जो है यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं। तो जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक सारणी है बताई हुई। जैसे मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ठीक है, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। ठीक है, तो मेंढक के बच्चे को टेडपोलर कहते हैं। तो इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। तो लैंगिक जनन। तो कक्षा 7 में आपने बच्चों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? तो लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास याद रखना है इसको। उसके बाद आया कि जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। तो पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि वापस में जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है वो आपका लैंगिक जनन कहलाता है। तो आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाइए एवं जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। तो नर जनन अंग। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु, नलिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो वृषण के अंदर जो है वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चित्र 9.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ क्या होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो है एक शुक्राणु का चित्र जो है वो आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो जिसमें ऊपर की ओर क्या है? सिर है, मध्य भाग है और उसके बाद एक पूंछ है। पूंछ इसको क्या करता है? गति करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका जो है एक नर जननांग का जो है वो चित्र दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें शुक्राणु, नलिका, शिशन और वृषण को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके, तो यहाँ पर शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो ये आपके पास क्वेश्चन आया कि
किस काम आती है। तो याद रखना कि जो शुक्राणु होते हैं उसके अंदर ये जो पूंछ है, ये पूंछ जो है ये इसको गति करवाने में क्या करती है, मदद करती है। उसके बाद आता है मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या जिसको बोलते हैं डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय जो यहाँ पर दिखाया गया है आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसमें ही आपका क्या होता है, एक अंड वाहिनी होती है ऊपर, और जो आपके दाएं ओर जो है वो बीच में जो है वो गर्भाशय दिखाया गया है। तो ये क्या है, मादा जनन अंग है, ठीक है। तो मादा युग्मक ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा बिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो यानी कि क्या है, जो आपके अंडाशयों में जो है, एक अंडाशय में क्या होता है, एक अंडाणु या डिंब का निर्मोचन होता है। वो उसको क्या करता है, उसको उत्पन्न करने का काम करता है। तो गर्भाशय यह वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। तो शिशु का विकास कहाँ होता है, तो शिशु का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो जहां पर आपका क्या है, मानव अंडाणु को दिखाया गया है, जिसके अंदर क्या है, एक केंद्रक बना हुआ है। तो बूजो ने कहा को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक निषेचन दिखाया है, जिसमें अंडाणु के में क्या है, एक जो आपके शुक्राणु है वो बहुत सारे जो है अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, बट उनमें से क्या है, सिर्फ एक ही अंदर आ पाता है, ठीक है। और वो क्या है, वहां पर ये क्या बनाता है, एक युग्मनज बनाता है। ये क्या है, केंद्रक को क्या कर देता है, संलयित करने का काम करता है। तो क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है। तो निषेचन के प्रक्रम में स्त्री या मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। तो आपके निषेचन के अंदर क्या है, स्त्री और पुरुष के स्त्री के अंडाणु का और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो याद रखना, आंतरिक निषेचन कौन सा होता है, जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में होता है, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। तो क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है, तो आपने आईवीएफ के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो बूजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। तो कई स्त्रियों के अंदर जो अंडवाहिनी हो जाती है वो अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ यानी इनविट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। तो यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, उसका विकास जो है वो माता के गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। तो आपको यह जानकारी आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाइए कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। तो कुछ
जंतुओं के अंदर जो निषेचन की क्रिया है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें जो निषेचन होता है वो किसके अंदर होता है, जल में होता है। तो यहाँ क्रियाकलाप 9.1 है जो आपके पास दिया है। तो वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते हुए झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। तो यहां पर हाँ जी, तो जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। तो मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच में ढके नहीं होते। जो मादा मेंढक होती है वो क्या करती है, वो एक पोखर में तालाब में यानी पानी के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो अंडे दे देती है। ठीक है, और जो अंडे होते हैं उनका जो कवच है वो ढका नहीं होता, वो कठोर नहीं होता, उसके ऊपर क्या होता है, ये इसके ऊपर एक, इन अंडों को क्या है, एक जेली के अंदर जो है ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ये जेली जो है उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये क्या है, मेंढक के अंडे जो है चित्र 9.7 में दिखाए गए हैं। तो मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ दे देता है। तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु जो मैंने आपको बताया था अभी, शुक्राणु के अंदर जो पूंछ होती है वो किस लिए होती है, ताकि वो क्या है, गति कर सके, इधर उधर तैर सके। तो शुक्राणु जो है अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। तो जो निषेचन नर और मादा युग्मक के का संलयन जो है वो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाहरी निषेचन कहते हैं। ये मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, तो यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तो यहां पर क्या है, पहेली ने कहा कि ये जो है सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं तो सारे अंडों का निषेचन नहीं हो पाता और यह नया जीव नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो यहां पर आपको जो है वो एक चित्र दिखाया गया है 9.8 जिसमें क्या है, एक 9.8 के ए में आपके पास जो है वो रोपित भ्रूण, अंडाशय और अंडोत्सर्जन दिखाया गया है और युग्मनज दिखाया गया है, और बी में आपके पास जो है वो क्या है, कोशिका का एक पिंड दिखाया है, और सी में जो है भ्रूण का गर्भाशय में किस प्रकार रोपण होता है वो आपका दिखाया गया है। तो यहां पर बुजो ने कहा कि एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। तो भ्रूण का परिवर्धन, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो चित्र 9.8 ए युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण किसे कहते हैं, तो एक ऐसी संरचना जो आपके ऊतकों और अंगों से क्या है, जो परिवर्तित होकर बनी हो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो ये गर्भाशय की दीवार के अंदर ही क्या होता रहता है, विकसित होता रहता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है।
धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। तो जिसमें आपका जिस्म का भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, यानी कि हाथ, पैर, सिर आदि की जो है वो पहचान हो सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको गर्भ कहते हैं। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। तो यहाँ पर आपको एक गर्भ में क्या है, एक शिशु को दिखाया गया है, ठीक है, एक भ्रूण को दिखाया गया है। उसके बाद मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गायों की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती? तो जब तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाइए। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। तो जब निषेचन होता है उसके तुरंत बाद जो युग्मनज है वो कंटिन्यूटी में क्या होता रहता है, वो डिवाइड होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है, जिसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। तो मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। तो कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? तो चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाहरी निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है, भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। तो भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब तथा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो जरायुज एवं अंड प्रजनन जंतु ये क्या होते हैं? तो हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे को जन्म देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। तो याद रखना कि जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज जंतु कहते हैं। वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं उनको अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे। तो जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। तो यहाँ क्रियाकलाप 9.2 है दिया हुआ। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे को अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। तो कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है। जैसे आप जो है मुर्गी के अंडे, शतुरमुर्ग के अंडे को आप अवलोकित कर पाते हैं, जबकि आप जो गाय, कुत्ता, बिल्ली इनके अंडे को आप एकत्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है। तो शिशु में वयस्क, शिशु से वयस्क तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, जैसे एक रेशम कीट का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे स्टार्ट होता है? पहले अंडा, फिर उसके बाद लार्वा अथवा इल्ली, फिर प्यूपा और उसके बाद जो है वयस्क बनता है, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। तो मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं
चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं, अंडा, टैडपोल और वयस्क। तो क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से विभिन्न या भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। तो वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। तो या तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो एक नवजात बच्चे के जो लक्षण होते हैं वो वयस्क के, एक अडल्ट के लक्षणों से वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? तो यहाँ पर आपको जो है एक मेंढक का लाइफ साइकिल बताया है कि कैसे जो है अंडे से बना आरंभी टैडपोल, उसके बाद का टैडपोल और फिर जो है वो एक वयस्क मेंढक बन गया। तो आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण किसे बोलते हैं? तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। यानी कि पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो जाना? चेंज हो जाना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ, पैर, सिर सब कुछ है अंग हमारे, वैसे ही नवजात के अंदर भी क्या है? वो सारे अंग मौजूद होते हैं। लेकिन वो क्या है, उनका यूज जो है वो अच्छे से करना क्या है, बाद में सीखता है। उसके बाद आता है आपका अलैंगिक जनन। तो अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्म दर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक हाइड्रा का जो है आपका चित्र दिखाया गया है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है भाई। ये क्या है, अपने अपने शरीर को क्या है, ये टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर में से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.1 से कीजिए। उसके बाद आता है प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव है, इन्हें मुकुल कहते हैं। तो जो आपके हाइड्रा में से एक या अधिक उभार आपको दिखाई देंगे और ये उभार जो आपको दिखाई देगा, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मुकुल कहते हैं। तो स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देता है। जो यीस्ट है, यीस्ट में भी क्या होता है? मुकुलन होता है भाई। तो हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ग से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही जनक है और वही क्या कर रहा है, अकेला ही किसी नए जीव को जन्म दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक अमीबा में द्विखंडन आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार जो एक अमीबा है वो क्या है, पहले उसका केंद्रक विच्छेद होता है, उसके बाद वो उसका जो है पूरा का पूरा बॉडी जो है वो पूरी अलग हो जाती है। तो आइए, आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आइए आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। चित्र 9.12a, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। चित्र 9.12b, इसके बाद कोशिका भी दो भागों में
क्या हो जाती है, बट जाती है। इसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, यानी कि पहले तो केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको द्विखंडन बोलते हैं। तो मुकुलन और द्विखंडन को अतिरिक्त भी कोई विद्या है, इसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डोली की कहानी को दिखाया गया है। ये क्लोन था भाई, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट ने, तो याद रखना कि क्लोनिंग जो है, सबसे पहले जो क्लोनिंग की थी सफलतापूर्वक, वो किसने की थी, इयान विल्मट ने की थी। कहाँ की थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डोरसेट नामक एक मादा भेड़, ये आपकी एक मादा भेड़ जो आपको चित्र ए में दिखाई गई है, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव को लिया गया था। ठीक है, एक तो ये जो आपकी जो फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ को लिया गया था, इसकी स्तन ग्रंथि से कोशिका एकत्रित की गई थी। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। तो अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया था। जो ये बी थी, जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी, इसके अंड कोशिका से क्या कर दिया गया, केंद्रक को हटा दिया गया। उसके पश्चात जो फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि ली गई, उसके कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की कोशिका में के अंदर जो है उसको स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। ठीक है, तो इसमें अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु उसके अंदर जो थी वो डोली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी वो। ठीक है, जो आपको चित्र ए में दिखाई गई थी फिन डोरसेट भेड़, ये ऐसी थी क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी डी जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव थी, इसके जो है केंद्रक को क्या है, कोशिका से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। तो डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए, पर बहुत कुछ को जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। तो क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है। तो यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 9 जनन खत्म होता है। आप इसमें कुछ प्रमुख शब्द है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ।